हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल 2026 के रीजनिंग के सवालों को मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई 2026 को रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि एक ही शिफ्ट में आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो उसके दोस्तों मैं रीजनिंग में जो टोटल 35 क्वेश्चंस आए थे, 36 क्वेश्चंस आए हुए थे, उसके 18 क्वेश्चनों को मैं इस वाले पार्ट पर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस अ, जो भी सेशन का इस शिफ्ट का पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको 18 सवाल सॉल्व करवाऊंगा और फिर इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं आपको और 18 सवाल इस शिफ्ट के कंप्लीट करा दूंगा, जिसको देखने के बाद आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में सारे रीजनिंग के सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कई अच्छे सवाल भी इसमें आए हुए हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं आप कंटिन्यू रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी कई सारे वीडियो डाले हुए हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल 2026, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 यूजी लेवल 2026 और रेलवे एएलपी सीबीटी 1 2026, रेलवे टेक्नीशियन 2026, रेलवे ग्रुप डी के जो 101 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए थे, और उसके भी मैंने रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करके डाला हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, सपोर्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप लोग जब भी वीडियो देखें तो हेडफोन का सहारा जरूर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो पहला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित त्रिकों में अक्षरों को प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इन त्रिकों में मिलाना है, जो इसमें हो रहा है यही सेम टू सेम इसमें भी होगा और वही वाला हमको ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बी ए आर एस को इसने ए आर बी एस लिखा, यानी कि ए आर, यानी कि ये ए आर दूसरा तीसरा को एक साथ लिख दिया है और फिर पहला और चौथे को एक साथ लिखा है। इसमें भी देखिए दूसरा तीसरा यानी कि एल और ए को एक साथ लिख दिया और एफ और एम को एक साथ लिखा। इसी तरीके से हम इस ऑप्शन में देखते हैं, पहले वाले में क्या आई एन और एम डी को लिखा है। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ है। ए एल बी के लिखा है, इसमें नहीं लिखा है तो ये नहीं होगा। उसके बाद ई ए के टी लिखा है, हाँ इसमें भी लिखा है। ऑप्शन नंबर डी में ए एस डब्ल्यू टी लिखा नहीं लिखा, तो ऑप्शन बी और डी कट हो गया। अब या तो ए या तो सी में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब हम इसको मिला लेते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या किया है, इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या किया है ना कि ये देखिए उल्टा लिख दिया है, यानी कि एस आर ए बी, ये देखिए एस आर ए बी सेम टू सेम एम ए एफ एल लिखा है, देखिए एम ए एफ एल सेम टू सेम। अब हम इसमें भी देख लेते हैं, पहले वाले में क्या डी एन आई एम लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये भी नहीं होगा, सीधा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, यही होगा। वैसे भी आप लोग देख लीजिए, टी ए ई के लिखा है, देखिए टी ए ई के लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों 39 से 52 हो रहा है, यानी कि प्लस का 13 हो रहा है। 52 से 65 हो रहा है, प्लस का 13 हो रहा है। 65 से 78 हो रहा है, यानी कि प्लस का 13 हो रहा है। और 78 से 91 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 13 हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आगे भी प्लस का 13 होगा, तो 91 में 13 जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों एल एम की माता है। ठीक है, एम ओ ओ की माता है, ओ एच की बहन है, एच पी की पत्नी है, पी एफ का पिता है, एफ जी की माता है, एम का एफ से क्या संबंध। दोस्तों अब मैं गायब हो जाता हूँ। आइए दोस्तों इसको ब्लैंक पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एल एम की माता है दोस्तों, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। एल जो है वह एम की माता है। ठीक है,
उसके बाद एम ओ की माता है, एम ओ की माता है। उसके बाद ओ एच की बहन है, ओ एच की बहन है। उसके बाद कह रहा है एच पी की पत्नी है, एच पी की पत्नी है। ठीक है, यानी कि एच का जो हस्बैंड या जो पति होगा वो पी है। ठीक है, पी एफ का पिता है, पी एफ का पिता है, यानी कि एच और पी के बच्चे कौन है, एफ है। एफ जी की माता है, एफ जी की माता है। ठीक है, और कुछ कह रहा है कि एम का एफ से क्या संबंध है। दोस्तों, एम का संबंध हमसे पूछ रहा है किससे, एफ से। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एफ की जो माता है वो कौन है, एच है, और एच की माता कौन है, एम है। तो माता की माता, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है प्लस माइनस को आपस में बदल देना है और इनटू डिवाइड को आपस में बदल देना है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सवाल को यहाँ लिख के रख दिया है। देखिए, प्लस को मैंने माइनस से इंटरचेंज किया है और इनटू को डिवाइड से इंटरचेंज किया। दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं गायब हो जाता हूँ। दोस्तों, इनटू के जगह पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो 42 डिवाइड बाई 3, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 डिवाइड के जगह पे इंटू, 5 प्लस के जगह पे माइनस, ब्रैकेट में 56 इंटू के जगह पे डिवाइड, उसके बाद डिवाइड के जगह पे इंटू 2, माइनस की जगह पे प्लस। ठीक है, ये आ गया। दोस्तों, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो ये 42/3 यहाँ पे आ जाएगा 14, प्लस 25 गुणा 5 125, माइनस 56 डिवाइड बाई 8 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से 7 आएगा और इंटू 2 और प्लस का 24। दोस्तों, प्लस का 14 और माइनस का 14 ये क्या होंगे, कट जाएंगे। तो प्लस का 125 और प्लस का 24 जुड़ के कितना होगा, 149। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा दोस्तों, और लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो को थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और इसमें कई अच्छे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बना के। ठीक दोस्तों, अगला सवाल है, एक निश्चित कूट में विशिंग एवरीवन वेल को LH CB BD के रूप में पुट किया जाता है। IH है, ये IH है। ठीक है, उसके बाद विशिंग हैप्पी डेज को FB FZ LH के IH के रूप में पुट किया जाता है। डेज एवरीवन एंजॉय को CB BM FZ के रूप में पुट किया जाता है। हमको हैप्पी एवरीवन का निकालना है। ठीक है, हम क्या निकालना है, हैप्पी एवरीवन का निकालना है। तो दोस्तों, अब मैं गायब हो जाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें एवरीवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका पहले निकाल लेते हैं। दोस्तों, एवरीवन जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाले में दिया हुआ डेज एवरीवन एंजॉय में। तो इसमें जो कोड जो हमारा कॉमन होगा उसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, वही हमारा एवरीवन का कोड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे IH है क्या, यहाँ पे आपको IH दिख रहा है, तीसरे वाले में नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे CB है क्या, इसमें आपको CB दिख रहा है, जी हाँ। तो इसका जो कोड हो जाएगा दोस्तों, एवरीवन के नीचे CB हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हैप्पी को मिलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हैप्पी जो है, विशिंग हैप्पी डेज सिर्फ दूसरे वाले में दिया हुआ है, और दोस्तों हैप्पी जो है किसी में भी कॉमन नहीं है तीनों वर्ड्स में। ठीक है, तो अब हम विशिंग को पहले देख लेते हैं, पहले और दूसरे में कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पे विशिंग है, यहाँ पे भी विशिंग है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कौन सा कॉमन है। यहाँ पे क्या IH है क्या, इसमें IH है, जी हाँ, ये देखिए IH, यहाँ पे IH, तो ये तो कट गया, IH कट जाएंगे। अब बचा FZ FB। ठीक है, अब दोस्तों डेज दूसरे वाले में दिया है और तीसरे वाले में भी डेज दिया हुआ है, ये देखिए डेज और ये डेज। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, वरना आप लोग को क्या होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको काट दे रहा हूँ। ये जो था आपका विसिंग और विसिंग दोनों जगह पे कॉमन था। ये विसिंग विसिंग को काट दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कॉमन था इसका, आपका ये LH IH कॉमन था। अब दोस्तों डेज यहाँ पे है और डेज यहाँ पे है, और दूसरे तीसरे में जो कॉमन होगा उसको हम काट देंगे तो हमको हैप्पी का कोड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, CFZ यहाँ पे है। क्या FZ यहाँ पे भी है? जी हाँ, FZ कट गए। ठीक है, अब बच गया FB। तो FB ही आपका जो है हैप्पी का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो FB और CB जिस उत्तर में दिया होगा, जिस ऑप्शन में, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C में आप लोगों को दिख रहा होगा कि FB और CB कोड दिया हुआ है, तो यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए त्रिकों का अनुसरण किए गए समान पैटर्न का अनुसरण करता है, और दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब मैं गायब हो जाता हूँ। दोस्तों C से F हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों G से I हो रहा है। G 7 पे होता है, I 9 पे होता है, प्लस का 2 हो रहा है। और K से L हो रहा है। दोस्तों K 11 पे होता है, L 12 पे, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी अगर आप देखेंगे तो M से P हो रहा है, प्लस का 3। ठीक है, Q से S हो रहा है, प्लस का 2। U से V हो रहा है, प्लस का 1। ठीक है, अब हम यही वाला जो पैटर्न जिस हमारे ऑप्शन में आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लास्ट वाले को मिला रहा हूँ, यानी कि +1। दोस्तों U से भी T से P क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे -4 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, S से L क्या हो रहा है, H होता है आपका 8 नंबर पे और L होता है 12 नंबर पे, यहाँ +4 हो रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, पहला दूसरा एलिमिनेट हो गया। तीसरा में देखेंगे तो दोस्तों W से X, W 23 पे होता है, X 24 पे होता है, तो यहाँ पे हो रहा है प्लस का 1। ठीक है, और लास्ट वाले ऑप्शन में आपका क्या हो रहा है, P से R। ठीक है, तो P होता है 16 पे, R होता है 18 पे, तो प्लस का 2 हो रहा है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन D ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन नंबर C ही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपका समय बचेगा। ठीक है, जब आप ये इसको लास्ट वाले को चेक करेंगे, यानी कि पांचवे से छठवां जब आप चेक करेंगे तो आपका उत्तर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये ट्रिक बताया है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऐसा समय बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको कम समय में जल्दी बनाना है, तो आपको इन ट्रिक्स को, इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व होगा, और जल्दी सॉल्व होगा और सही सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को निम्नलिखित में से किस अक्षर संख्या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपको एक लेटर और अल्फाबेट का सीरीज दिया हुआ है, आपको इसको मिला के आपको उत्तर लाना है। ठीक है, तो अब मैं गायब हो जाता हूँ। दोस्तों LTP 25 से MUQ 36 हो रहा है। ठीक है, दोस्तों L से M हो रहा है। ठीक है, L होता है 12 पे, M होता है 13 पे, M से N हो रहा है, +1 का हो रहा है, 14 पे N से O हो रहा है, +1। तो अगला क्या होगा, O+1 P आएगा। ठीक है, सेम टू सेम T से आपका U हो रहा है, TUV W, फिर अगला हो जाएगा X। ठीक है, तो +1 हो रहा है। सेम टू सेम आपका इसमें भी हम मिला लेते हैं, अब आगे वाले में P से PQRS, अगला क्या हो जाएगा, S+1 आपका T हो जाएगा, तो PXT जिसमें होगा वही हमारा उत्तर है। तो ये दोनों तो कट गए, या तो A या तो D होगा। अब हम इसको मिला लेते हैं, 25 से 36 हो रहा है, 36 से 47 हो रहा है, 47 से 58 हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा प्लस का 11 हो रहा है, तो लास्ट में +11 करेंगे 58 में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 69। ठीक है, तो PXT 69 ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ।
आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ये ऑड वन आउट क्वेश्चन है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा इसमें से अलग नहीं है। ठीक है, तो अब मैं गायब हो जाता हूँ। दोस्तों, जे से ओ हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो रहा है? जे से ओ हो रहा है ना। पेन की मोटाई थोड़ा कम कर लेते हैं। जैसे ओ यानी कि दोस्तों जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे प्लस का 5 हो रहा है। उसके बाद एस से एम हो रहा है दोस्तों, एच होता है 8 पे, एम होता है 13 पे प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, ओ से एस हो रहा है ना। ओ होता है आपका 15 पे, एस होता है 19 पे प्लस का 4 हो रहा है। और डी होता है 4 पे, आई होता है 5 पे, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में +5 हो रहा है पहले से दूसरे लेटर में जाने पे, परंतु ऑप्शन बी में पहले से दूसरे लेटर में जाने पे प्लस का, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में पहले से दूसरे लेटर में जाने पर प्लस का 4 हो रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी कि इससे संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है कि ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 8 लोगों को बैठा दिया, 4 कोने पे बैठे हैं। ठीक है, ये देखिए 4 कोने पे बैठे हैं और 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों सवाल को पढ़ते हैं और बढ़िया सवाल पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं गायब हो जाता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि बी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और बी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। ठीक है, बी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और बोल दिया है कि जो बी है ना वो भुजा के मध्य में नहीं बैठा। तो मैंने क्या किया है, मैंने बी को यहाँ बैठा लिया है। ठीक है, और वह कौन है, वहाँ बी कहाँ पे बैठा है? एच के दाएं से दूसरे स्थान पर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब कोई व्यक्ति अंदर की तरफ मुंह करके बैठता है तो आप इसका जो बाएं तरफ हो जाता है वो घड़ी की दिशा में हो जाता है और दाएं तरफ ये हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये पता ही होगा। तो यही तो कहा है कि बी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। देखिए, बी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और बी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। जी हाँ, बी किसी भी भुजा के मध्य में मैंने उसको नहीं बैठा, बी को मैंने कोने पर बैठाया है। अब आगे क्या कह रहा है कि ई ई और बी का निकटतम पड़ोसी एफ है। ठीक है, तो ई और बी का निकटतम पड़ोसी एफ है, तो ई को मैंने यहाँ बैठा लिया और ई और बी का निकटतम पड़ोसी एफ है तो मैंने ऐसे करके बैठा लिया। ठीक है, तो ई को मैंने बैठा लिया है आपका बी के दाएं दूसरे स्थान पर। ठीक है, यहाँ पे बी आ जाएगा। यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं वरना आप लोग क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एच यहाँ बी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा और ई को मैंने यहाँ पे बैठा लिया। ई और बी का निकटतम पड़ोसी एफ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि डी एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी एच के बाएं से तीसरे स्थान पर दोस्तों एच यहाँ पे बैठा है, 1 2 3, डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जी किसी कोने पर बैठा है। तो जी किसी कोने पर बैठा है तो दोस्तों एक कोने पे बी बैठा है, एक कोने पे एच बैठा है, एक कोने पे ई बैठा है, तो जी तो अब दोस्तों यही आएगा। डी जो है, डी के जस्ट जो दाएं तरफ जी आएगा। ठीक है, तो जी किसी कोने पर बैठा है तो मैंने जी को कोने पर बैठा दिया है। ठीक है, अब
क्या कह रहा है, सी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर मैंने ए को जो है एच के जस्ट बाएं तरफ बैठा दिया है, और सी जो है ए के दाएं से दूसरे, यानी कि सी यहाँ पे आ जाएगा। ए के दाएं से दूसरे देख लीजिए, ए के जस्ट दाएं एच है और उसके दाएं सी, तो सी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सारे बंदे बैठ गए हैं, 8 के 8 बंदे। अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, डी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। डी के बाएं गिनती करने पर, तो डी यहाँ पे बैठा है, ए यहाँ पे बैठा है, डी के बाएं यानी कि डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। तो डी और ए के बीच में डी के बाएं गिनती करने पर कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 बंदे बैठे हैं डी के बाएं गिनती करने पर डी और ए के बीच। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों ये एक बढ़िया सवाल था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद पहला दूसरा दो क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। एक दोनों कथनों को पढ़े और उचित उत्तर तय करे। प्रश्न कह रहा है 5 लड़कियां गौरी, रागिनी, नव्या, काजल और लवली एक गोल मैच के पारित उसके केंद्र की ओर बैठी हैं। लवली के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, यही हमको निकालना है कि लवली के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है। ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। हम दोनों कथनों को रखेंगे और देखेंगे किससे हमारा उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। दोस्तों देखते हैं पहला वाला जो कथन दिया है उससे क्या कह रहा है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं, बैठाते हैं। सबसे पहले कह रहा है गौरी लवली के ठीक दाएं पड़ोस में बैठी है। यहाँ पे मैं गायब हो जाता हूँ। गौरी जो है वो लवली के ठीक दाएं पड़ोस में बैठी है। गौरी लवली के ठीक दाएं पड़ोस में बैठी है, तो लवली को मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा है, गौरी लवली के ठीक दाएं पड़ोस में बैठी है। तो गौरी जो है वह लवली के ठीक कहाँ पे बैठी है, दाएं पड़ोस में बैठी है। तो लवली के जस्ट बाएं पड़ोस में कौन बैठी है, गौरी बैठी है। ठीक है, पहला कथन को हम अभी मिला रहे हैं। और फिर क्या कह रहा है कि रागिनी काजल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है। ठीक है, रागिनी जो है वो काजल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है, यानी कि काजल को मैं एक बार यहाँ पे बैठा रहा हूँ और उसके जस्ट बाएं पड़ोस में रागिनी को मैं बैठा दिया। ठीक है, और एक बार मैं काजल को यहाँ पे बैठा रहा हूँ और उसके जस्ट बाएं पड़ोस में रागिनी को बैठा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही दो पोजीशन हो सकता है जहाँ पे कि काजल और रागिनी बैठ सकते हैं। और हमको ये तो नहीं बताया कि काजल या रागिनी में से किसी का भी हमको नहीं बताया कि वो गौरी या लवली में से कहाँ पे बैठे हैं, तो हम ऐसे करके बैठेंगे, बैठाएंगे इसको। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। पेन का कलर बदल लेते हैं। दोस्तों दूसरा कथन है नव्या काजल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो नव्या है ना, वो काजल के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो काजल को मैंने यहाँ बैठा लिया है, उसके बाएं दूसरे स्थान पर नव्या को यहाँ पे बैठा लिया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों नव्या और लवली दोनों का निकटतम पड़ोसी गौरी है। नव्या और लवली दोनों का निकटतम पड़ोसी गौरी है। तो नव्या और लवली दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, गौरी है। तो ऐसे ही बैठेगा दोस्तों, नव्या के जस्ट सामने लवली को मैंने बैठाया, और इस लवली और नव्या दोनों के निकटतम पड़ोसी गौरी है। यही तो कहा है, नव्या और लवली दोनों का निकटतम पड़ोसी गौरी है। देखिए नव्या और लवली दोनों का निकटतम पड़ोसी गौरी है। हमसे क्या पूछा था कि लवली के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है। दोस्तों पहले वाले कथन से क्या हमको पता चल रहा है, लवली के जस्ट बाय हमने ऐसे सोच के रखा है कि काव्या को मैंने बैठाया, लेकिन 100% ये नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे वाले कथन में देखेंगे तो लवली के जस्ट बाय पड़ोस में कौन बैठा है, काव्या बैठी है ना, बैठी है कि नहीं। देखिए लवली के जस्ट बाय पड़ोस में काव्या यानी काजल बैठी है। ठीक है, तो यही तो हमसे कहा था कि लवली के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है। देखिए लवली के जस्ट बाएं पड़ोस में काजल बैठी है। तो दूसरे वाले कथन से हमारा उत्तर 100% निकल जा रहा है। तो इसमें जो हमारा जो डेटा सफिशिएंसी का जो उत्तर आ जाएगा, इसमें पहला से ही पहला से नहीं आएगा, दूसरे से आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले कथन 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों
मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके इस सवाल को बताया हुआ है कि क्यों पहला इसका ए उत्तर होगा, क्यों दूसरा नंबर कथन से हमारा उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। ई पंक्ति में बाएं छोर पर बैठी है। दोस्तों ये भी बढ़िया सवाल है, ये सॉल्व करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे बैठा दिया उत्तर की ओर, जब कोई बैठता है तो उसका बाएं तरफ यह हो जाता है और उसका दाएं तरफ यह हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। ई पंक्ति में बाएं छोर पर बैठी है। ठीक है, ई जो है वो पंक्ति में बाएं छोर पर बैठी है, यानी कि जो ई है वो यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है, ई और एफ के बीच केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो ई और एफ के बीच केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो मान लीजिए एफ को मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। ठीक है, और जो है यहाँ पे इसका एरो ले लेते हैं। एफ को मैंने यहाँ पे बैठा दिया है और इनके बीच कितने लोग बैठे हैं, टोटल इनके बीच जो है टोटल 7 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ई और एफ के बीच। ठीक है, यही तो कहा है, ई और एफ के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 व्यक्तियों को बैठा दिया है। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि ए एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है ना वो एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आपका जो है ए बैठा हुआ है। ठीक है, और एफ के दाएं से, तो ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, तो इनके बीच कितने लोग होंगे, इनके बीच टोटल ए और एफ के बीच में 2 लोग होंगे। ठीक है, अब जो है आगे क्या कह रहा है कि सी और बी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, सी और बी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। इसको अभी हम होल्ड करते हैं, हम इस लाइन को यूज करते हैं। ई और एफ के बीच की, ई और एफ के ठीक बीच में सी बैठा है। ठीक है, ई और एफ के ठीक बीच में सी बैठा है, तो इसका अर्थ क्या है कि ई और एफ के ठीक बीच में सी बैठा है। ठीक है, ई और एफ के बीच में दोस्तों 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने 7 एरो यहाँ पे अब बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 व्यक्ति बैठे हैं ई और एफ के बीच में, और ई और एफ के जस्ट बीच में, ठीक बीच में सी बैठा है। तो इसका अर्थ यह है कि टोटल अगर यहाँ पे 3 को मैं अलग अलग कर दूं तो यहाँ पे जो है सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ई और एफ के ठीक बीच में सी आएगा, तो यहीं पे ही सी बैठ सकता है। ठीक है, अब मैं इस एरो को मिटा लेता हूँ। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके इस सवाल को बता रहा हूँ, आपको कोई भी इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा, वो भी यूट्यूब में। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब जो हम इससे पहले वाला लाइन को यूज नहीं किए तो उसको अब हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो लाइन था सी और बी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, सी और बी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों सी के अगर आप बाएं तरफ देखेंगे 1 2 3 4, तो इस तरफ तो नहीं होगा, क्योंकि इसके ई के जस्ट बाएं तो कोई है नहीं, तो हमको ई के दाएं ही जो है, सी के दाएं ही हमको बी को बैठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 के बाद बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एफ के जस्ट दाएं तरफ बी आ जाएगा। ठीक है, यही तो कहा है कि सी और बी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी के बाएं पांचवा बी बैठेगा। तो यहाँ पे हम अब इस एरो को बना लेते हैं, 1 और 2, एफ और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने 2 एरो बना लिया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, और हमसे क्या कहा है कि ये देखिए डी किसी एक छोर पर बैठा है। ठीक है, डी जो है वह किसी एक छोर पर बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि जो डी होगा ना, इस एरो को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये जो डी होगा वो यहाँ पे बैठा है, एक कोने पर बैठा है, और बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 4, तो 2 एरो यहाँ पे हमको और बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बी और एक डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं और डी किसी एक छोर पर बैठा है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 हो गया, सेट हो गया।
अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमसे कह रहा है पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों मिला लीजिए। सबसे पहले जो जो अल्फाबेट्स है उनको गिन लीजिए। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। छः तो ऐसे हो गए। और फिर इन एरोस को गिन लीजिए जो इनके बीच में बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सी गिनती हो चुका है, तो एक दो तीन यहाँ पे। ठीक है, तीन यहाँ पे और तीन आपका यहाँ पे, तीन तीन छः। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे, सात, और दो यहाँ पे, नौ। तो नौ और छः को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से गिनिए बाएं तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 मिल गया। तो इस पंक्तियों में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही लेवल का सवाल था दोस्तों, जिसको कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, जीरो से बताता हूँ। तो अगर कोई अभी अभी कंपटीशन में आया हुआ है तो उसको भी बहुत ही फायदा होगा मेरे वीडियोस से। तो दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अभी अभी आए हैं कंपटीशन के फील्ड में। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है इसका सॉल्यूशन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, VUTONM और L में से प्रत्येक का जन्म जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में समाप्त होने वाले एक ही वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर में हुआ था। ठीक है, M से बड़े केवल दो व्यक्ति हैं। तो दोस्तों अब मैं गायब हो जाता हूँ। यहाँ मैंने लिख के रख दिया है महीनों को। अब दोस्तों आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एम से बड़े केवल दो व्यक्ति एम से बड़े केवल दो व्यक्ति हैं। इसका अर्थ यह है कि एम से पहले केवल दो व्यक्तियों का जन्म हुआ, तो एम से पहले जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ वो जनवरी और मार्च में आएंगे, तो एम यहाँ पे आएगा। एम का जो जन्म हुआ है वो मई के महीने में हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एल और एम के बीच केवल दो व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो एल और एम के बीच केवल दो व्यक्तियों का जन्म हुआ, तो एम के जस्ट दो पहले तो 2 ही महीना है, तो यहाँ पे तो एल आएगा नहीं। तो एम से पहले एल का जन्म नहीं हुआ, एम के बाद एल का जन्म हुआ, यानी कि सितंबर के महीने में जो है एल का जन्म हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है, ओ से बड़ा केवल यू है। ओ से बड़ा केवल यू है, यानी कि ओ का जन्म जनवरी में हुआ है और यू का जन्म मार्च में हुआ है। ठीक है, यही तो अर्थ है ओ से जो क्या क्या है, ओ से बड़ा केवल यू है। अच्छा, ओ से बड़ा केवल यू है, माफ कीजिएगा, ओ से बड़ा केवल यू है, यानी कि ओ का जन्म मार्च में हुआ है और यू का जन्म जनवरी में हुआ है। ठीक है, यही तो मतलब है कि ओ से केवल बड़ा यू है। ओ से केवल बड़ा यू है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, टी एन से बड़ा है लेकिन भी से छोटा है। दोस्तों टी एन से बड़ा है लेकिन भी से छोटा है, तो इसका अर्थ क्या है कि टी का जो जन्म है वह आपका एन से पहले हुआ है लेकिन भी के बाद हुआ है। तो टी को मैं यहाँ पे बैठा ले रहा हूँ जुलाई में, और जो एन को है वो मैं दिसंबर में बैठा ले रहा हूँ, और ओ को माफ कीजिएगा भी को जून में मैं बैठा ले रहा हूँ। ठीक है, तो तब हमारा जो लाइन कह रहा है वो सेट भी हो जाएगा। क्या कहा है कि टी जो है वो एन से बड़ा है। दोस्तों टी का जन्म जुलाई में हुआ है और दिसंबर में एन का जन्म हुआ, तो टी तो एन से बड़ा हो गया, लेकिन भी से छोटा है। दोस्तों कौन, टी जो है वो भी से छोटा है। तो भी का जन्म जून में हुआ और जुलाई में टी का हुआ, तो टी भी से छोटा भी हो गया और टी एन से बड़ा भी हो गया। यही तो कहा है, टी एन से बड़ा है लेकिन भी से छोटा है। देख लीजिए, टी एन से बड़ा है लेकिन भी से छोटा है। दूसरे वाले में भी आपका ऐसे ही बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या पूछ रहा है, टी और यू के बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ। दोस्तों टी का जन्म हुआ है जुलाई में और यू का जन्म हुआ जनवरी में, तो इनके बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ, मार्च में ओ का, मई में एम का, जून में भी का। तो तीन व्यक्तियों का जो है इनके बीच जन्म हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों आपका बाएं तरफ यह है, आपका दाएं तरफ यह है, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर भी है। तो अब मैं गायब हो जाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक के बाद अक्षर। तो आइए दोस्तों देखते हैं। प्रतीक से पहले देखिए क्या हैशटैग से पहले क्या संख्या है, नहीं है। दोस्तों इस डॉलर से पहले क्या संख्या है, नहीं है। दोस्तों एट द रेट से पहले क्या संख्या है, जी हाँ है। और एट द रेट के बाद क्या अक्षर है, जी हाँ है। यही तो हमसे पूछा था कि 9 एट द रेट और अल्फाबेट, यानी कि प्रतीक एक प्रतीक होता है एट द रेट, और प्रतीक से पहले संख्या 9, प्रतीक के बाद अक्षर n। तो ये आपको मिल गया। देखते हैं क्या प्रतीक से पहले यहाँ पे संख्या है, नहीं है। प्रतीक से पहले प्रतीक है, नहीं है। बस इतना ही होगा। तो एक ही पेयर हमको इसमें मिल रहा है, जहां से कि प्रतीक से ठीक पहले संख्या और प्रतीक के ठीक बाद अक्षर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर श्रृंखला समूह में दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है दोस्तों, के से एन हो रहा है, मैं गायब हो जाता हूँ। एन से क्यू हो रहा है, क्यू से टी हो रहा है, टी से डब्ल्यू हो रहा है। तो क्या होगा, प्लस का 3 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डब्ल्यू प्लस 3 क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 23 पे और 26 पे जेड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डी से जी हो रहा है, जी से जे हो रहा है, जी से जे हो रहा है, जे से एम, एम से पी, और पी में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एस ही तो आएगा, जेड के बाद एस। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो कैंसिल हो गया। अब या तो ए या तो जी होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। प्लस का 3 यहाँ भी हुआ। आगे देखते हैं, डब्ल्यू से जेड हो रहा है, जेड से सी हो रहा है, जेड से सी से एफ हो रहा है, एफ से आई हो रहा है। अगला क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आई में प्लस 3 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 9 का संबंध 117 से है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध 156 से, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं गायब हो जाता हूँ। दोस्तों 9 में जब आप 117 का गुणा करेंगे, 9 में 13 का गुणा करेंगे तो 9 गुना 13 होता है आपका 117। ठीक है, 12 गुना 13 करेंगे तो भी आपको 156 मिलेगा, सेम टू सेम। 17 गुना 13 करेंगे तो 17 3 51 का 5 हासिल, 17 एकम 17 में 5 जोड़ेंगे 221। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में आपके कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पे कह रहा है किसका अर्थ है कि क्यू एल की बहन की पत्नी है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, क्यू जो है वह एल की बहन की पत्नी है, एल की बहन की पत्नी है। ठीक है, क्यू जो है वह एल की बहन की पत्नी है। ठीक है, क्यू एल की पत्नी की बहन है। ठीक है, क्यू एल की पत्नी की बहन है, तो एल की जो पत्नी होगी, ठीक है, उसकी बहन, मतलब यहाँ पे वाइफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एल की पत्नी की बहन क्यू, हमको ये निकालना है, यानी क्यू का जेंडर नेगेटिव में आना चाहिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आइए दोस्तों मिलाते हैं। ठीक है, मैं गायब हो जाता हूँ। दोस्तों पहला में देखिए क्यू हैशटैग के। दोस्तों हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ से क्यू का जो जेंडर है वह हमको क्या मिल रहा है, क्यू के की पुत्री है, यही तो कह रहा है। क्यू हैशटैग का अर्थ क्या, ए बी की पुत्री है, तो क्यू पुत्री है के की, तो ये तो होगा। इसमें क्यू का जेंडर नेगेटिव है, ये होने के चांसेस है। दूसरा मिलाते हैं दोस्तों, क्यू हैशटैग के ये भी होगा, क्योंकि इसमें भी क्यू को नेगेटिव ही दर्शा रहा है। तीसरा में देखिए क्यू परसेंटेल। दोस्तों परसेंट का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 में जो है क्या कर रहा है, क्यू को पॉजिटिव बना दे रहा है, यानी कि
क्यू को पिता बना दे रहा है, जबकि क्यू का जेंडर नेगेटिव आना ही चाहिए, तभी तो दोस्तों क्यू एल की पत्नी की बहन होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा। अब दोस्तों या तो पहला या तो दूसरा या तो चौथा, तो आपको ये यहाँ दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी में जो है केवल एक दिया हुआ है और ऑप्शन बी में केवल 1 और 3 है। ठीक है, तो तीन तीन तो आपका एलिमिनेट हो गया, तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो ए होगा या तो डी होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट को चेक करेंगे, अगर हमारा उससे उत्तर निकल जा रहा है तो हमारा 100% ऑप्शन नंबर सी ही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट वाला जो दिया है ना उसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भी परसेंट क्यू का अर्थ क्या है, परसेंट का अर्थ क्या है, भी जो है वह पिता है किसका, क्यू का। ठीक है, भी पिता है बी परसेंट अर्थ का अर्थ क्या है, भी क्यू का पिता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्या है, क्यू हैशटैग के। तो क्यू हैशटैग के का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो क्यू जो है वह पुत्री हो गई के की, तो कहीं ना कहीं के की माता है, के माता है क्यू की। ठीक है, और के का हस्बैंड कौन है, बी है। ठीक है, यही तो अर्थ हुआ इसका कि क्यू हैशटैग के, तो क्यू पुत्री है के की। अब आगे क्या कह रहा है, के प्लस जेड। दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, के जो है वह माता है किसकी, जेड की। ठीक है, तो क्यू और जेड बी और के बच्चे हैं। उसके बाद जेड माइनस टी का अर्थ क्या है, माइनस जेड भाई है क्यू का, और किसका भाई है, आपका टी का। ठीक है, जेड प्लस जेड माइनस टी का अर्थ क्या है, देख लीजिए, ए बी का भाई है तो जेड भाई है टी का। और टी इंटू एल का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ देखिए तो इंटू का अर्थ आपका है ए बी की पत्नी है, तो टी जो है वह पत्नी है किसकी, एल की, तो एल जो है उसका हस्बैंड हो गया। अब दोस्तों देख लीजिए, पहले वाले से ही आपको उत्तर निकल जा रहा है। देख लीजिए, हमसे तो यही पूछा ना कि किसका अर्थ है कि क्यू एल की पत्नी की बहन है। देखिए एल की पत्नी कौन है, देखिए एल की जो पत्नी है वो टी है। एक मिनट, एल की पत्नी कौन है, टी है। टी का भाई कौन है, जेड है। और जेड की बहन कौन है, क्यू है। कहीं ना कहीं टी और क्यू तो बहनें हैं ना, तो यही तो हमसे पूछा था कि कौन से अर्थ है कि एल की पत्नी की बहन क्यू है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है उसी से हमारा उत्तर आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। मैंने पूरा बेसिक से आपको इसको बताया है, कैसे करना है एग्जाम में ये भी बता दिया है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से CN 24 का संबंध HR 26 से, उसी तरीके से AT 15 का संबंध FY 17 से समान तर्क का अनुसरण करते हुए CR 12 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मैं गायब हो जाता हूँ दोस्तों, C से क्या हो रहा है, H हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, M से R हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम आपका A से अगर आप F जाएंगे प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, ए से एफ जाएंगे प्लस का 5 हो रहा है, टी से वाई जाएंगे यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, 15 से 17 जाएंगे प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस का 5 प्लस का 5 और प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, हम दोस्तों सेम टू सेम इसमें भी हम मिला लेते हैं। सी से जब आप प्लस 5 जाएंगे तो क्या आएगा, सी 3 पे होता है और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 पे एच होता है। ठीक है, और उसके बाद आर में 5 जोड़ेंगे तो आर 18 पे होता है, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 23 पे डब्ल्यू होता है, तो एच डब्ल्यू 14। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप जब 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 14 मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये, आइए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर। दोस्तों दाएं से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर, दोस्तों दाएं से दूसरा शब्द यह है DEV, और उसका भी दूसरा अक्षर यानी कि ई को हमको लेना है। ठीक है, और उसके बाद बाय से पहले शब्द के दूसरे अक्षर। दोस्तों बाय से पहला शब्द टन है और उसका पहला अक्षर टी है, नहीं, पहले शब्द के दूसरे अक्षर, तो उसका दूसरा अक्षर कौन है, ओ है ना,
ओ आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके बीच कितने अक्षर आते हैं? तो दोस्तों ई जो है वो आपका होता है कितने पे, आपका 5 पे ई होता है, और आपका ओ होता है 15 पे। तो इसके बीच टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 9 ही तो होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जिसमें मैं और इस शिफ्ट के 18 सवालों को आपको सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि आपके सारे एनटीपीसी सीपीटी 2 के रीजनिंग के सवाल आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट पर। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।